हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। उस लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड क्या है, ब्लड के क्या फंक्शन है, आर्टरीज को रेड से एंड वेन्स को ब्लू से क्यों शो करते हैं, एंड वेन्स में क्या जो ब्लड फ्लो करता है उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती है। जिन्होंने अभी तक इस लेक्चर को नहीं देखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के ही चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लेक्चर का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लड की कंपोजिशन को स्टडी करेंगे एंड आरबीसी के डिटेल स्ट्रक्चर को एज वेल एज उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियो अपलोड होगा उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। इट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, लेट करते हैं कि लेट मेरे पास एक ग्लास में यहाँ पे ब्लड है। इस ग्लास में मैंने लेट किया है, माना कि मेरे पास इस ग्लास में ब्लड है। भाई ग्लास में कौन ब्लड रखता है, कोई नहीं, लेकिन मैंने मान लिया भाई ब्लड है, ले लिया ग्लास में ब्लड। अब इस ब्लड को दूसरे ग्लास में हमने फिल्टर किया, फिल्टर की हेल्प से, फिल्टर यूज करके दूसरे ग्लास में हमने इस ब्लड को फिल्टर किया। इसके ऊपर मैंने उस साइज का फिल्टर लगाया जिसका आपका जो पोर साइज था वो सेल के साइज से भी स्मॉल था। उस साइज का फिल्टर पेपर मैंने यूज किया जिसका जो पोर साइज था ना वो सेल के साइज से भी छोटा था। ठीक, तो क्या सेल पास हो पाएंगे इससे? नहीं। अब इसको जब फिल्टर किया, ये वाला जो कंटेंट था ब्लड था, इसको यहाँ पे फिल्टर किया तो लिक्विड पार्ट ही नीचे आ पाया, क्योंकि सेल्स तो आ ही नहीं पाएंगे, इसका पोर साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है फिल्टर जो मैंने यूज किया था। तो ये फ्लूइड नीचे कलेक्ट हुआ, ये लिक्विड पार्ट हुआ, और जो सेल्स ऊपर रह गए क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल था, ये सेलुलर पार्ट है। तो यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट मिले ब्लड को फिल्टर करने के बाद। एक तो फ्लूइड पार्ट मिला जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरा जो फिल्टर नहीं हुई क्योंकि वो सेल्स थी, ठीक है, इनका पोर साइज से साइज बड़ा था इन सेल्स का, तो ये सेलुलर पार्ट है ब्लड का, जिनको हम कार्पसल्स भी बोलते हैं। जो प्लाज्मा है ये ब्लड में 55% प्रेजेंट रहता है। और जो आपकी ये सेल्स मिली, इसमें 3 टाइप की सेल्स हैं। कौन कौन सी हैं? रेड ब्लड सेल्स रेड कलर की होंगी, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होंगी वो प्लेटलेट्स होंगी, और कुछ आपकी सेल्स होंगी जो आपका डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं, उनको WBCs बोलते हैं। तो सेलुलर पार्ट में हमने उनके फंक्शन के बेसिस से सेल्स को अलग किया, वो क्या काम कर रही है, क्या कलर है, उसके बेसिस में हमने उनको बाद में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। तो 3 टाइप की हमें सेल्स मिली, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ग्लिकोसाइट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितना पार्ट, कितना कंपोजिशन हमें ब्लड में मिला। देखिए, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है वो ऊपर ही रहेगा, ब्लड का फ्लूइड पार्ट वो ऊपर रहेगा, तो प्लाज्मा देखिए ऊपर है, कितना है यहाँ पे 55%, इट इज 55%। इसके बाद जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो तो सेटल डाउन है, पार्टिकल्स मतलब वो सेल्स होंगे ना, वो बैठ जाएंगी। तो बैठेंगी सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स जो कि आपकी 41% होती हैं पूरे ब्लड में। एंड उसके बाद बीच में कौन होंगी? व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, जो आपकी टोटल 4% है दोनों मिला के। तो ये ब्लड का कंपोजिशन था। अब हम लोग प्लाज्मा का कंपोजिशन देख लेते हैं। क्या प्लाज्मा 55% तो है, लेकिन इस फ्लूइड पार्ट में क्या क्या चीजें हैं? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, इट इज लाइट येलो कलर्ड अल्कलाइन फ्लूइड, अल्कलाइन लिक्विड, सॉरी अल्कलाइन लिक्विड का मतलब है पीएच इसका कैसा होगा? मोर देन 7। पीएच मोर देन 7 होगा तभी तो अल्कलाइन होगा। सबने ब्लड को टेस्ट तो किया ही है। अगर आपके माउथ में कट लग जाता है, आप बोल रहे हो स्पीकिंग के टाइम पे, आपको कहीं पे जीभ कट गई, टंग कट गई, या फिर आपके गम से ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड तो आ ही जाता है माउथ में। तो टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है, खट्टा होता है, या फिर नमकीन होता है? नमकीन होता है, तो वो अल्कलाइन है। दैट मीन्स पीएच आपका 7 से ज्यादा है, ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें हैं? 90 to 92% आपका वाटर होता है इसमें, सबसे ज्यादा तो पानी ही है। फिर उसके बाद इसमें 7 to 8% प्रोटीन्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स हैं वो 1% होते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अदर सब्सटेंस भी है, वो ट्रेसेस में, परसेंट में है ही नहीं, बिल्कुल ट्रेसेस में, लाइक ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड हुआ, फिब्रिनोजन हुआ, हार्मोन्स हुए, यूरिया हुए।
अब ये रेसिंग क्यों है भाई, कम कंपोनेंट है, अगर ग्लूकोज ब्लड में होगा तो ये तो सारी सेल्स को मिल जाएगा, दूसरी सेल्स के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज जो है वो ब्लड के प्लाज्मा वाले में ही डिसॉल्व होता है। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, सपोज आपने स्टार्च लिया, चावल खाए, चावल को ब्रेक करके, स्टार्च को ब्रेक करके ग्लूकोज मिला, तो ग्लूकोज ब्लड के कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब हो रहा है? देखिए ब्लड के कौन से पार्ट में यहाँ पे ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, सेलुलर पार्ट में कि प्लाज्मा पार्ट में? भाई लिक्विड पार्ट में ही तो एब्जॉर्ब होगा, प्लाज्मा में एब्जॉर्ब होगा। ठीक, तो वो ग्लूकोज आया तो क्या वो परमानेंट प्लाज्मा में रहेगा? नहीं, वो तो सेल को ट्रांसफर हो जाएगा, जिस सेल को ग्लूकोज की नीड होगी। सेम आपने प्रोटीन की डाइट ली, प्रोटीन के जो यूनिट होती है अमीनो एसिड होते हैं, तो क्या वो प्लाज्मा में रुकने के लिए आए थे? ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना ना। तो अमीनो एसिड क्या होंगे? वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे सेल के पास। फिब्रिनोजन आपका क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये रहता ही है, जो जब आपको चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो भाई ब्लीडिंग परमानेंट होती है कि रुक जाती है, वहां पे क्लॉट आ जाता है, जम जाता है, वहां पे भाई पूरा टिश्यू आ जाता है दोबारा, तो वो फिब्रिनोजन हेल्प करता है। और हार्मोन्स भाई सिक्रेट हुए, हार्मोन्स, अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं, जब आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई हो जाता है, तो हाई ब्लड ग्लूकोज के अगेंस्ट में आपका एक क्या होता है, रिस्पॉन्स में सिक्रेट होता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। वो इंसुलिन जाता है लिवर की सेल के पास और बताता है कि लिवर की सेल्स को कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। अब काम कौन करेगा? इंसुलिन नहीं करता, उसका काम है सिर्फ मैसेज देना। तो अब मैसेज दे दिया उसने लिवर की सेल्स को, लिवर की सेल्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगी, भाई स्टोर कर देंगी, तो ग्लूकोज फिर से कम हो जाएगा प्लाज्मा में। लेकिन ये जो हार्मोन था, इंसुलिन था, क्या परमानेंट प्लाज्मा में था? नहीं ना। हार्मोन जो प्रेजेंट है, जहां पे उसको टारगेट सेल तक जाना हुआ, वो भी सेल तक चले जाएंगे। तो क्या क्या चीजें हैं? ग्लूकोज होगी, वो भी सेल्स को ट्रांसफर होगा, अमीनो एसिड है, वो भी सेल को ट्रांसफर होगा, और जो हार्मोन है वो भी सेल को ट्रांसफर होगा। अब देखो जितनी भी सेल है वो वर्क करेंगी, फंक्शन कर रही होंगी, वर्क करेंगी तो वेस्ट प्रोड्यूस होगा। वो वेस्ट आपका मेनली कौन सा होगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। अब वो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट किसके पास आता है? लिवर के पास। ध्यान से सुनिएगा, हर एक सेल, मेरी यहाँ की सेल है, सपोज हैंड की सेल काम कर रही है, वेस्ट प्रोड्यूस करेगी, खाना पीना इसके पास आ रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, तो वो काम करके वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो वेस्ट मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब वो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के थ्रू ही होते हुए लिवर के पास गया, लिवर ने उसको किसमें कन्वर्ट किया? यूरिया में। ठीक, अब ये यूरिया जो है वो फिर से ब्लड में आ गई और कहां पे आएगी? किडनी के पास। किडनी इस यूरिया को यूरिन के फॉर्म में फिल्टर आउट कर देगी। देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। हर एक सेल काम कर रही है तो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो वेस्ट आपका कौन सा है? मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट है। वो नाइट्रोजनस वेस्ट किसके पास आया? लिवर के पास आया। लिवर ने उसको किस में कन्वर्ट किया? यूरिया में कन्वर्ट किया। अब यूरिया ब्लड के थ्रू होते हुए किडनी के पास है, किडनी ने यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया। तो क्या ये यूरिया जो है वो परमानेंट ब्लड में प्रेजेंट है? नहीं ना, बनता जाएगा, बाहर ब्लड से बाहर फिल्टर आउट भी होता चला जाएगा। तो ये ट्रेसेस में है, इनका कोई परसेंटेज नहीं है। ट्रेसेस तो है लेकिन इनका परसेंटेज में नहीं बता सकते, क्योंकि 1% से भी कम में है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, ये ट्रेसेस में। दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अ प्लाज्मा। क्या क्या चीजें हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 90 से 92% पानी है, भाई सारा कुछ लिक्विड पार्ट है, तो वाटर आपका हर जगह यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। प्रोटीन 7 to 8% है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट 1% है, एंड ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फिब्रिनोजन, हार्मोन्स, यूरिया, ये सब ट्रेसेस हैं। Now the next is red blood cells. Red blood cells क्या है भाई? मेन जिसकी वजह से पूरा ब्लड आपको रेड रेड दिखता है, तो इनको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। अनदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज एरिथ्रोसाइट। ये किसको कैरी करेंगी? ऑक्सीजन को। इनका मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। अब देखो यहाँ पे मैं रेड ब्लड सेल्स का डायग्राम बनाती हूँ। पेड़े की तरह होती है इसका शेप। पेड़ा देखा है? पेड़ा खाया सबने? पेड़ा एक साइड से धंसा हुआ होता है, लेकिन उस पेड़ों को आप दोनों साइड से कंप्रेस कर दो, बीच में से दोनों साइड से धंस जाएंगे, तो इस तरह से आपका आरबीसी का शेप होता है। अगर आप ऊपर से देखोगे, सामने से देखोगे, अगर ये बिल्कुल स्टैंडिंग होंगी तो इस तरह से आपको दिखेगा। मैच्योर आरबीसी के अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, तो देख लीजिए, इनको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव, बाई मतलब क्या होता है? दो, बाई मतलब दो, कॉनकेव मतलब धसा हुआ, कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ। तो केव से याद रखिएगा, गुफा जो होती है, केव अंदर को धसी हुई होती है ना, तब तो गुफा बनती है। तो ये आपका क्या है? ये वाली साइड कॉनकेव साइड, और ये वाली साइड कौन सी होती है? कॉन्वेक्स साइड होती है, उभरी हुई सी साइड। तो ये आपकी कैसी है? बाई कॉनकेव, मतलब ये दोनों साइड से कैसी है? धसी हुई है, तभी तो बोला पेड़े जैसी है, दोनों साइड से धस गई है। बाई कॉनकेव डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। डिस्क शेप, डिस्क ऐसी तो होती है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो बीच से घूमी हुई गोल गोल सी ना होती, बीच से उठी हुई सी,
सोचो, रेवियोली की तरह आपने क्या किया, बीच में कुछ भर दिया, भरने का दोनों साइड से उसको कंप्रेस कर दिया, तो बीच में अगर न्यूक्लियस होता तो उठी हुई सी होती, फूली हुई सी होती, लेकिन न्यूक्लियस है नहीं तो वो क्या, कोई पिचक गई है बीच से। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कैरी करना, किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को कैरी करेंगी। अब क्या ऑक्सीजन, जब जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर एंटर करेगी, कहीं पे भी रहेगी क्या, नहीं। इसके आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो मान लीजिए ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन के लिए चेयर है, भाई मेहमान है, ऑक्सीजन जो है ना ये मेहमान की तरह, मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन आती है उससे चली भी जाती है, इट इज जस्ट लाइक अ गेस्ट, ऑक्सीजन इज जस्ट लाइक अ गेस्ट। भाई मेहमान आएंगे कुर्सी में बैठा लो, ऐसे अपना कोई आ रहा होगा तो कहीं भी बैठ जाएगा, अपने आप ढूंढ ढांड के बैठ जाएगा, तो मेहमान उनके लिए चेयर चाहिए, भाई पर्टिकुलर पार्ट से ही बाइंड होती है। तो आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, इसी से ही बाइंड होती है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन से ही बाइंड होती है, जब बाइंड हो जाती है उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन ये बाइंडिंग जो है वो टेम्पररी बाइंडिंग है। कैसे टेम्पररी बाइंडिंग है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बना देते हैं। ये आपकी आरबीसी है, अब सिर्फ हम सर्कुलर शेप बना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। चलो दूसरी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 सेकेंड। ये आपकी आरबीसी, आरबीसी को आपने सामने से कट कर दिया, कट कर दिया। इस आरबीसी के अंदर भाई सब में जितनी भी सेल्स होती हैं, साइटोप्लाज्म तो सब में ही होता है भाई, आरबीसी इज आल्सो अ सेल, तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसके अंदर भाई साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस तो है ही नहीं ना आरबीसी में, आरबीसी बीच से धसी हुई होती है इस तरह से। तो अब साइटोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन बाइंड होती है और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपका टेम्पररी बाइंडिंग है। लंग्स में भाई एयर के थ्रू आपने इनहेल किया, एयर के थ्रू ऑक्सीजन गई, अब वो ऑक्सीजन को अंदर जाना है, बॉडी के कैसे भी अंदर जाना है, तो उसको वहां पे लंग्स में क्या मिला, ब्लड मिला। ब्लड का कौन सा पार्ट मिला, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या मिला, हीमोग्लोबिन, यहाँ पे बैठ गई। तो ये बाइंडिंग जो है टेम्पररी बाइंडिंग है। अब जो ये आरबीसी है ना, ये भाई ब्लड क्योंकि फ्लो कर रहा है तो ये आरबीसी गई दूसरी सेल्स के पास, बॉडी की दूसरे टिश्यू तक। अब टिश्यू के पास जैसे ही गई, ऑक्सीजन ने क्या करा, इसको धोखा दे दिया आरबीसी को, ऑक्सीजन ने आरबीसी को धोखा दे दिया। कैसे धोखा दिया, अब ये इसने आरबीसी को छोड़ दिया, आरबीसी को छोड़ के किसके अंदर एंटर कर गई, जो सेल्स प्रेजेंट थी टिश्यू में, उनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, और इस टिश्यू फ्लूइड से होते हुए ऑक्सीजन कहाँ गई, हर एक टिश्यू की सेल तक चली गई, टिश्यू की सेल्स तक चली गई। और वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन में इसका रोल प्ले होगा, क्योंकि इन सेल्स के अंदर किसका ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। ये रेस्पिरेशन होता है हर एक सेल के अंदर, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज किससे मिलती है, खाने से। ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है, इनहेलेशन से, ब्रीदिंग से। और जैसे ही ये आरबीसी जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके आ रही थी, ये टिश्यू की सेल्स के पास आती है, ऑक्सीजन इसको भूल जाते हैं। ऑक्सीजन किसको भूल जाएगी, ऑक्सीजन भूल जाएगी इस आरबीसी को, यहां से भाग गई। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई, सीधा इन सेल्स के अंदर आ गई, इन सेल्स के अंदर O2। ठीक, तो ये टेम्पररी बाइंडिंग होती है, परमानेंट नहीं होती है। अब एक बार सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट से बोलते हैं, इट इज बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर, बाइकॉनकेव हम लोग ने देख लिया। इसका जो साइज होता है इट इज 7 माइक्रोन इन डायमीटर। 7 माइक्रोन को यहाँ पे समझ लेते हैं कि कितना आपका यूनिट है। सी, सबके पास स्केल तो होगा ही होगा, उस स्केल में मार्किंग भी होगी, 1 सेंटीमीटर, 0 यहाँ से स्टार्ट है, फिर 1 सेंटीमीटर लिखा होगा, फिर 2 सेंटीमीटर लिखा होगा। इनके बीच में जो स्केल्स और प्रेजेंट, 10 लाइंस और जो प्रेजेंट होती हैं वो 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे होती है, 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे होंगी। ठीक, 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे होंगी। अब 1 मिलीमीटर ये मान लिया मैंने, इतना बड़ा बना दिया क्योंकि वहां पे बहुत छोटा है। 1 मिलीमीटर के आप कितने पार्ट करो, 1000 पार्ट करो, 1000 पार्ट। ठीक, 1000 पार्ट में जब एक पार्ट लोगे, 1000 पार्ट का जब एक पार्ट लोगे वो 1 माइक्रोन होगा, 1 माइक्रोन। ठीक, तो इतने आपने 1000 पार्ट के जब 7 पार्ट लिए तो वो क्या हो जाएगा, 7 माइक्रोन। तो सोचिए आपकी कितनी छोटी सी सेल है, 7 माइक्रोन डायमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर के आप 1000 पार्ट कर रहे हो, 1000 पार्ट का आप 7 पार्ट लोगे तब वो 7 माइक्रोन होगा। तो ये इसकी डायमीटर है, इतनी बड़ी आपकी आरबीसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्मॉल साइज, जो आरबीसी का स्मॉल साइज है और जो आपका दोनों साइड उसमें कॉन कैविटीज है, कॉन कैविटीज मतलब देखिए धसा हुआ सा रीजन है, यहाँ पे देखिए ये आपकी कॉन कैविटीज है। एक सेकेंड,
ये धसा हुआ रीजन, ये कॉन कैविटीज है, एक साइड है, सेम आपकी ये दूसरी साइड भी, नीचे साइड से भी है, ये भी है, ये कॉन कैविटीज, ये कैविटीज है ना, इनको क्या बोल रहे हैं, कॉन कैविटीज। एंड इसका स्मॉल साइज, ये दो फीचर्स हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, देखो अगर यही सेम साइज की बिल्कुल फ्लैट सेल होती, कैविटीज ना होती, यही सेम साइज की फ्लैट होती, तो यहां से यहां तक ज्यादा चलना पड़ता, कि अगर कॉन कैविटीज हो गई तो यहां से यहां तक ज्यादा चलना पड़ता। भाई कॉन कैविटीज से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट वाला अब ज्यादा हो जाएगा। अगर मैंने बोला आपसे कि आपको एक स्टोर रूम में छोड़ दिया जाए, आपके हाथ में जितना भी गोल्ड कॉइन आएंगे, वहां पे गोल्ड भरा हुआ है, जितने भी गोल्ड कॉइन हाथ में आएंगे वो सब आपके हो जाएंगे, तो आप क्या चाहोगे कि आपका हैंड्स, ये पाम जो है साइज बढ़ जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स इकट्ठा कर पाओ। सेम यहाँ पे भी है, जो आपकी आरबीसी है उसके दोनों साइड पे कैविटीज बनी हुई है, तो वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी तो ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी उसके अंदर। तो ये क्या करती है, एफिशिएंट है किसके लिए, एब्जॉर्बिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करने में या ऑक्सीजन के इनटेक में। ठीक, ये आपके पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट, स्मॉल जो साइज होता है, जो आपका स्मॉल साइज है, दूसरा एक क्या क्या है इसका रोल है, इजी होता है, जो कैपिलरी से आपका ब्लड फ्लो करता है उसमें से ये पास ऑन हो जाए। भाई जो ब्लड फ्लो करता है हमारे में, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है कि ओपन सर्कुलेटरी है, भाई क्लोज्ड है, ब्लड जो है वो किसमें फ्लो कर रहा है, वेसल में फ्लो करता है, और सबसे जो छोटी वेसल्स होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज आगे हम लोग इन सबका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कैपिलरीज होती हैं जिसकी वॉल के थ्रू एक्सचेंज होता है, सबसे पतली होती है, अंदर से गैप जो उसका होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसके उससे पास हो जाने के लिए साइज भी तो सेल का स्मॉल होना चाहिए। भाई फ्लूइड पार्ट तो पास हो जाएगा, प्लाज्मा तो पास हो जाएगा, क्या पीछे आरबीसी रह जाएंगी, नहीं, वो साइज ही इतना स्मॉल है कि उससे भी पास हो जाती है। यहाँ पे देखिए एक लाइन में पास हो रही है, एक लाइन से पास हो रही है, देखिए दिख रही है पास होते हुए। तो इतना जो इसका स्मॉल साइज है, इजी होता है कैपिलरी से, फाइन ट्यूब से भी कैपिलरी से पास हो जाए इन सिंगल फाइल। सिंगल फाइल मतलब एक लाइन से ये सब देखिए पास हो रही है। एक फाइन कैपिलरीज इन द बॉडी वेयर दे ट्रेवल इन अ सिंगल फाइल, एक लाइन से ये फ्लो कर सकती हैं। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, एडल्ट ह्यूमन मेल में 5 बिलियन आरबीसी होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर में, एंड फीमेल में हमारी 4.5 मिलियन होती है। अब देखिए कितना क्या बताना ये चाह रहा है, ये कह रहे हैं कि जो आपका 1 मिलीमीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम है, आपने इतना ब्लड निकालोगे ना, उसमें आपकी 5 मिलियन आरबीसी मिलेगी। अब 1 मिलीमीटर क्यूब, मैथ्स थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से यहाँ पे समझ लेते हैं, मैथ्स आ गई है। तो 1 मिलीमीटर तो आपको पता है ना कितना होता है, स्केल में जो छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, और फिर 1 सेंटीमीटर आ रहा है, फिर छोटी छोटी 10 लाइन्स आएंगी, फिर आपका 2 सेंटीमीटर आएगा, तो दो छोटी छोटी लाइन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर डायमेंशन का एक क्यूब बना लो, 1 मिलीमीटर डायमेंशन बना लिया, ठीक। इसमें ब्लड लो, पूरे में हमने क्या लिया, ब्लड लिया, ठीक। ब्लड, इतने ब्लड में प्लाज्मा भी होगा, डब्ल्यूबीसीज भी होंगी, आरबीसी भी होंगी और प्लेटलेट भी होंगी। तो हम सिर्फ किसको काउंट कर रहे हैं, आरबीसी को। इतने ब्लड में हम सिर्फ आरबीसी को देख रहे हैं, तो इतने क्यूबिक मीटर में, मिलीमीटर क्यूब में, ठीक है, 5 मिलियन आरबीसी होती है मैन के केस में, और 4.5 होती है फीमेल के केस में। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन, यही तो प्रोटीन था आरबीसी के अंदर, देखिए फिर से बना लेते हैं, यही तो आपका प्रोटीन था हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर, जिससे कि ऑक्सीजन बाइंड हो रही थी। कौन बाइंड कर रहा था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए चेयर का काम कर रही थी, और ऑक्सीजन जब गैस चले भी जाते हैं तो टिश्यू के पास चली गई, तो उस चेयर को छोड़ दिया, दोबारा चेयर दूसरी ऑक्सीजन के लिए खाली हो गई, दूसरे गेस्ट के लिए। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आयरन पार्ट होता है हीमोग्लोबिन में, जिसको हम हीम बोलते हैं, और एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको ग्लोबिन बोलते हैं। तो प्रोटीन पार्ट ना ग्लोबुलर होता है, गोल गोल होता है, ठीक है, राउंड शेप में होता है, तो ग्लोबुलर होता है। तो ग्लोबुलर से हमने क्या बना दिया, ग्लोब। और आईएन, अधिकतर प्रोटीन के लास्ट में आईएन लगा ही होता है, तो ये क्या हो गया आपका, ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट है, आयरन वाला पार्ट है हीम जिसको बोलते हैं, और दूसरा आपका प्रोटीन वाला पार्ट है जिसको ग्लोबिन बोलते हैं। इसी के पास ही क्या होती है, एबिलिटी होती है, या आप बोल सकते हो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जो किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन से, और क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपका स्टेबल है कि अनस्टेबल है, भाई ऑक्सीजन जैसे ही टिश्यू के पास जाती है इसको छोड़ देती है ना, टिश्यू के सेल के पास चली जाती है, तो ये अनस्टेबल है। कंपाउंड विच रीडली गिव्स अप ऑक्सीजन टू द नीडी टिश्यू, जिसको ऑक्सीजन की नीड होती है वहां पे चली जाती है। अगेन डायग्राम बना लेते हैं, ये आरबीसी थी, आरबीसी ने जो हीमोग्लोबिन है, लंग्स में ऑक्सीजन बाइंड हुई, जैसे ही आपका टिश्यू पे गई,
टिश्यू में जिस सेल्स को चाहिए थी तो ऑक्सीजन इसको छोड़ दिया और टिश्यू की सेल्स के पास आ गई, टिश्यू की सेल्स के पास आ गई, यहां से ऑक्सीजन क्या हो गई, चली गई। ठीक, टिश्यू की सेल्स के पास आ गई तो ये नीडी टिश्यू के पास चली जाती है और इन टिश्यू की सेल से थोड़ी थोड़ी देर ये काम करेंगी तो O2 ले लेते हैं तो क्या रिलीज करती है, CO2। अब ये जो CO2 होती है मोस्टली ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाती है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाएगी, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ CO2 हीमोग्लोबिन से भी बाइंड हो जाता है, सम अमाउंट ऑफ CO2। तो तब आपका जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तब होगा जब ऑक्सीजन बाइंड होगी और कुछ अमाउंट ऑफ CO2 बाइंड कर जाएगा जब हीमोग्लोबिन से, इट इज नोन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी। आरबीसी बनती कहाँ पे है, कितने दिन के लिए इसकी लाइफ होती है, कहाँ पे इसका डेथ होती है, क्या ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती है कि इसका पार्ट कुछ बाहर भी आता है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए एडल्ट्स में जो आरबीसी होती है, एडल्ट्स में ये कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में। बोन मैरो में, किसके बोन मैरो में, लॉन्ग बोन्स के, जो जितनी भी एडल्ट्स हैं उनकी लॉन्ग बोन्स में ही बनेगा ये, स्पेशली इन द रिब्स। ठीक है, जिसमें आपका चेस्ट वाला पार्ट है, रिब्स में, ब्रेस्ट बोन में, जो सेंटर पे आपकी बोन है ब्रेस्ट बोन उसको बोलते हैं, इलियम हिप पोर्शन पे ये इलियम प्रेजेंट होती है, तो ये लॉन्ग बोन्स में बनता है आपका एडल्ट में आरबीसी। ये आपको ऐसा जी याद करनी पड़ेगी। तो बोन मैरो एक बार देख लीजिए क्या है, बोन मैरो यहाँ पे देख लेते हैं, सेंटर में बनी हुई है, ये बोन है आपकी, इसमें लिखा है मैरो कैविटी, यहाँ पे आपका बोन मैरो आरबीसी फॉर्म होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन एम्ब्रियो, अगर कोई भी ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो डेवलप हो रहा है तो डेवलपमेंट के टाइम पे जब मदर के वोम में, मदर के यूट्रस में है, तो वहां पे लिवर में भी आरबीसी बनती हैं और स्प्लीन में भी बनती हैं। तो लिवर और स्प्लीन भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये देखिए, ये आपका लिवर है और इधर आपका स्टमक के पास स्प्लीन है, ये ऑर्गन है स्प्लीन, काम करता है, रिजर्वॉयर ऑफ ब्लड भी होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स भी है, रेड ब्लड सेल्स भी है। तो ये स्प्लीन यहाँ पे दो जगह आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी जब होता है, जब हम लोग मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहे होते हैं, तब ये दोनों में भी आपकी आरबीसी बनती है। चिल्ड्रंस में 5 साल तक के बच्चों में, कब तक के, 5 साल तक के बच्चों में आरबीसी आपका लगभग सारी बोन्स में बनती है। तो ये बोन्स अंदर से हॉलो होती हैं, बाद में सॉलिडिफाई होती हैं। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये सारा कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं, सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। जो आरबीसी की लाइफ है ना, इट इज अराउंड 120 डेज, 120 दिन की होती है। न्यूक्लियस तो हट गया, अब उसको सर्वाइवल का कौन मेंटेन करेगा, एक बार ये बन गई, बनने के बाद मैच्योर हुई, मैच्योर वाले आरबीसी में न्यूक्लियस है ही नहीं, ये अपना काम करेंगे 120 दिन के लगभग और फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो डेथ होगी तो कहाँ पे होगी, बॉडी के किस पार्ट में इनकी डेथ होगी, क्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। देखिए ओल्ड एंड वीक आरबीसी डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, स्प्लीन में ये स्प्लीन है, लास्ट वाले फिगर में ये स्प्लीन, यहाँ पे आपकी ओल्ड और डेड आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं, लिवर में भी होती हैं और बोन मैरो में भी होती हैं। तो अगर डिस्ट्रॉय हो गई हैं तो क्या पूरा पार्ट यहाँ पे फेंक दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, नहीं, इसमें भाई आयरन वाला पार्ट है, बड़ी मुश्किल से मिला है, तो आयरन वाले पार्ट को निकाल लें। जैसे नहीं आपके घर में अगर कबाड़ी वाला आते हैं, आप उसको नोटबुक्स बेचो तो उसमें जो खाली पेजेस होते हैं आप उसको निकाल लेते हो, तो जो चीज आप सेल कर रहे हो, उनको दे रहे हो, तो उसमें जो यूज वाला पार्ट है उसको तो हम निकाल ही लेंगे। तो आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो गई उसको आयरन पार्ट को रिटेन कर लिया जाता है, कहाँ पे, लिवर में, और नेक्स्ट जो उसका पार्ट बचा कुचा है वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाइल पिगमेंट के फॉर्म में, बिलिरुबिन के फॉर्म में। डाइजेशन के टाइम पे बाइल जूस बनता है लिवर से, तो वो बाइल में चला जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर पास हो जाएगा आरबीसी का पार्ट, रेस्ट पार्ट। नॉर्मल एडल्ट में, अगर हम नॉर्मल एडल्ट की बात करते हैं, हर एक सेकेंड 2 मिलियन आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही होती है, लगभग आपका 1% आपकी टोटल आरबीसी में से 1% हर दिन आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है। तो क्या डिस्ट्रॉय होती, बनती है भी ना, तो इधर बनती है, इधर आपकी डिस्ट्रॉय होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंट बट मोर एफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब कमी, एफिशिएंट मतलब और अच्छे से काम करना। तो आरबीसी में कुछ पार्ट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी की सेल में कुछ पार्ट, सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो और अच्छे से काम करती है। तो मैच्योर आरबीसी में, मैमेलियन सेल की मैच्योर आरबीसी में आपके 3 पार्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं, 3 सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट है। फर्स्ट इज न्यूक्लियस, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बोर्ड के एग्जाम पे इनसे गिव रीजन टाइप्स क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं प्रेजेंट है, या माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं प्रेजेंट है।
पहले हम डिस्कस करते हैं अगर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो क्या फायदे हैं आरबीसी के। न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो जो उसका आरबीसी का सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है लंग्स में। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मेरे पास एक सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है क्यूब शेप का आयरन का, अंदर से पूरा आयरन भी है, बॉक्स नहीं है, इट इज ब्लॉक, ठीक है, आयरन का ये पूरा ब्लॉक है। अब मैंने इसको क्या किया, हैमर से पीट पीट के इसकी थिन शीट बना दी। हैमर से इसको पीट पीट के क्या करा, थिन शीट बना दी। तो दो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुए, एक तो पहला ब्लॉक वाला, दूसरा थिन शीट वाला, ये थिन शीट बन गई इसकी। इसमें से किस वाले का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ब्लॉक का कि शीट का? ऑब्वियसली फर्स्ट वाले ब्लॉक, मतलब ब्लॉक का या शीट का, किसका ये सरफेस एरिया ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, शीट का, शीट का ज्यादा होगा। भाई शीट ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रही है, अगर शीट को कहीं पे रखोगे तो बहुत ज्यादा जगह चाहिए, और इसी ब्लॉक को अगर कहीं पे रखोगे तो कम स्पेस पे ऑक्यूपाई हो जाएगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया एज कंपेयर टू शीट क्या है, शीट के कंपैरिजन में कम है। वॉल्यूम किसका ज्यादा है, अंदर की, अंदर जो प्रेजेंट है आयरन वो किसमें ज्यादा प्रेजेंट है, वॉल्यूम आपका इसमें ज्यादा है, ठीक, इसमें ज्यादा है। और नेक्स्ट शीट वाले में वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेना है आरबीसी को, तो उसका कैसा होना चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा कर दो, अंदर तो चली जाएगी, ठीक। एक बार में, एक बार आपने सांस ली तुरंत ही आपका ब्लड भी लंग्स में गया होगा, एयर भी गई होगी, तो उनका क्या मोटो होगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ जाए, एंटर कर जाए आरबीसी के अंदर, तो सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस नहीं है तो आरबीसी का शेप कैसा होता है, कॉनकेविटी शेप की तरह से। अब देखिए कैसे न्यूक्लियस इफेक्ट कर रहा है शेप को, कैसे सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। अभी तो हमने सरफेस एरिया से स्टडी किया। सी ये न्यूक्लियस है, अगर इस न्यूक्लियस को आरबीसी के अंदर फिट करेंगे तो आरबीसी क्या हो जाएगी, इस तरह से फूल जाएगी, इस तरह से फूल जाएगी, ठीक है। बीच में तो क्या आ गया है, न्यूक्लियस आ गया है। अब वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं से हम न्यूक्लियस हटा दें तो कुछ इस तरह से आरबीसी हो जाएगी दोनों साइड से, ठीक। अब ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया बढ़ गया ना, ये एरिया आपका क्या हो गया, बढ़ गया, वॉल्यूम अंदर का स्पेस कम हो गया। तो न्यूक्लियस जब था, अगर होता तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस हटा दिया, देखो कर्व हो गया, कर्व शेप, तो ये क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होगी। दूसरा क्या है, अगर आप ए वाले फिगर में जो अगर आरबीसी है, इस तरह की अगर आरबीसी होती, इसको एक कंटेनर पे रखते राउंड राउंड शेप की, तो ये ज्यादा आपकी एकोमोडेट हो जाती सेम स्पेस पे, या फिर आपकी ये कॉनकैविटीज वाली आरबीसी ज्यादा एकोमोडेट हो जाती है। देखिए ज्यादा कौन सी आती है, सेम स्पेस है बस शेप अलग है, तो ज्यादा एकोमोडेट कौन सी हो रही है, ये वाली ना, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, में क्या है, कॉनकैविटीज है, बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर, इसी की वजह से है कि भाई न्यूक्लियस है ही नहीं, सिर्फ दोनों तरफ से धस गई है पेड़े की तरह, तो ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेस इन बिटवीन इंक्रीजेस, दो आरबीसी या चार आरबीसी आपस में पास पास ज्यादा रख ली जाती, तो सेम स्पेस में आपकी ये वाली आरबीसी ज्यादा हो जाती है। देखो दोनों में स्पेस सेम है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, नंबर ऑफ आरबीसी किसमें ज्यादा आ गई है भाई, जब शेप आपका क्या हो गया है, बाई कॉनकेव है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने से पहले आप पहले ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, भाई पावर बनाता है, एनर्जी बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, ठीक, एनर्जी बनाएगा। एनर्जी कैसे बनती है, कैसे बनेगी एनर्जी, हर एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस तो होगा इसको कंट्रोल करने के लिए, अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक। नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं, आरबीसी की बात नहीं कर रहे हैं। अब इस नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज, क्या प्रेजेंट होगा भाई, ग्लूकोज कहां से मिले, खाने से, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि आपकी क्या रिलीज होती है, एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी। तो मेन काम क्या है आरबीसी का, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ना, आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद ना यूज कर लेता उस ऑक्सीजन को, इट इज जस्ट लाइक अ कैशियर ऑफ अ बैंक, बैंक में कैशियर है, ठीक है, कैशियर बना दीजिए, चलिए बैंक में ये कैशियर है, एक कैशियर है। अब भाई इसके पास दिन में
लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तब सपोज मैंने माना कि इसका लाखों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ लोग आपका डिपॉजिट करवा रहे हैं, कुछ लोग आपका यहाँ पे पैसे को बाहर निकाल रहे हैं, भी निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ लोग विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। तो क्या ये बैंक कैशियर उस पैसे को यूज कर सकता है? नहीं। अगर यूज कर लेता तो ये पुलिस स्टेशन में होता एक ही बार में, जॉब अब गई। तो सेम ये आपकी आरबीसी के साथ भी है। आरबीसी जो सेल है, अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ये ऑक्सीजन खुद ही यूज कर लेता, दूसरे को क्या देता? तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, जिससे कि क्या करेगा, जितनी भी ऑक्सीजन इसके अंदर आएगी उतनी की पूरी ट्रांसफर हो जाएगी टिश्यू को, टिश्यू की सेल्स को पूरी ट्रांसफर हो जाएगी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स दैट आरबीसीज रेड सेल्स कैन नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए यूज कर लेंगी, दूसरे को क्या देंगी? दस ऑल द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब फ्रॉम द लंग्स, जितनी ऑक्सीजन इन्होंने कैरी की, एब्जॉर्ब करी लंग से, वो सारी की सारी डिलीवर हो जाती है टिश्यू को विदाउट अनकंज्यूम्ड, मतलब कोई भी अनकंजम्पशन नहीं होगा, वो पूरी आपकी किसको ट्रांसफर हो जाएगी? टिश्यू को। समझ में आ गया? नेक्स्ट है सेकेंड, लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसका मतलब है ग्लूकोज का भी तो पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और ग्लूकोज भी तो प्लाज्मा से पूरी की पूरी टिश्यू तक चली जाएगी। एक बार फिर से इसके डायग्राम से समझिएगा, यहाँ पे बना देते हैं। सी ब्लड है, ये आपकी ब्लड वेसल, एक सेकेंड, हियर इट इज ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में जो फ्लूइड पार्ट है, अब हम येलो से बना रहे, होता तो ब्लड आपका रेड से ही है बिकॉज ऑफ आरबीसी, क्योंकि वो रेड कलर की होती है, लेकिन मैं यहाँ से येलो से बना रही हूँ क्योंकि मुझे आरबीसी बनानी है इसमें। ठीक है, इसी ब्लड में आपका क्या प्रेजेंट होती है? आरबीसी। ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है, और इसमें ये क्या है? येलो वाला पार्ट प्लाज्मा। ठीक है, मैंने बनाया है लेकिन होता ये पूरा रेडी है। आरबीसी में ऑक्सीजन भाई कैरी करेंगे, अगर ऑक्सीजन कैरी करेंगे तो इसके पास क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ये ऑक्सीजन खुद यूज कर लेता। दूसरा, ऑक्सीजन कब यूज होती है, किस केस में ऑक्सीजन यूज होती है? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या रिलीज होती है? ब्रेकडाउन से क्या रिलीज होती है? एनर्जी। अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो प्लाज्मा में, क्योंकि ग्लूकोज कहाँ पे होती है? ये फ्लूइड में। ठीक है, प्लाज्मा में जितनी ग्लूकोज होगी उतनी पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाएगी टिश्यू में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वो यूज भी करता, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं यूज कर रही है, तो इस ग्लूकोज का क्या करेंगे? जबरदस्ती थोड़ी ना टूट जाएगी, नहीं। तो ये भी ग्लूकोज जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा में। ये भी पूरी की पूरी किसको ट्रांसफर हो जाती है? टिश्यूज को। ठीक, O2 नहीं ट्रांसफर, O2 जब पूरी ट्रांसफर हो रही है तो O2 का काम है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, तो जब O2 ही नहीं है तो ग्लूकोज का क्या करेंगे? तो ग्लूकोज भी पूरा का पूरा टिश्यू के पास चला जाता है, ब्लड में नहीं रहता। तो सेकेंडली, लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे देखिएगा, लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया means full transport of glucose in blood plasma unused by RBC, मतलब ब्लड प्लाज्मा में पूरी की पूरी ग्लूकोज ऐसी ही रहती है। इसका मतलब ये है कि ब्लड प्लाज्मा में पूरी की पूरी ग्लूकोज ऐसी ही रहती है और वो ट्रांसफर भी इफिशिएंटली होती है टिश्यूज के पास। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक यहाँ पे, डिफिशिएंट बट मोर एफिशिएंट का, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस अगर है, ठीक है, यहाँ से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक जाता है इस तरह से। तो अगर ये है तो ये पूरा देखो फ्लेक्सिबल होगी? नहीं होगी भाई, पूरा शेप होगा, अंदर कुछ भरा हुआ है तो कैसे उसको पिचका पाएंगे? नहीं। लेकिन आरबीसी का शेप कैसा है? इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, फुली हुई से तो है ही नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नहीं, जिसकी वजह से ये क्या बढ़ा देती है? आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये फ्लेक्सिबल ज्यादा होती है, पतली सी भी जगह से भी निकल जाती है, पतली सी जगह से घूम फिर के ऐसे निकल जाती है। अगर हम बात करते हैं कैट की, बिल्ली की, आपके दरवाजे के नीचे अगर थोड़ा सा भी गैप है, मेन गेट के नीचे, भाई सबके यहाँ होता है, ठीक है, अगर हम मेन गेट की बात करते हैं, घर के मेन गेट की, तो उसके नीचे गैप होता है थोड़ा सा। तो नॉर्मली अगर आप डॉग की बात करो या मंकी की बात करो, उस गेट के स्पेस के नीचे से नहीं निकल पाते, इस स्पेस से नहीं निकल पाते, लेकिन जो कैट होती है ना, अपने आप को पिचका के निकल देती है, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी ज्यादा होती है, बिल्कुल पिचकाया और ऐसे निकल गई। जहाँ पे कम जगह होती है आप बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होके निकल जाते हो। जो रिजिडिटी होगी, जो बिल्कुल पिचकेगी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, वो कम स्पेस से नहीं निकल सकती। लेकिन आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल होती हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और नैरो कैपिलरी से भी पास हो जाती है। फिर से ये वाला डायग्राम देखिए, देखो
एक सेकेंड, हाँ ये देखो, यहाँ पे देखो कैसे ये पिचक गई है, यहाँ पे पिचकी है ना, जैसे जैसे जरा सी जगह है ये फ्लेक्सिबल होती चली जा रही है, मुड़ती चली जा रही है कि हाँ कम जगह है तो इस तरह से ये पास ऑन हो जाएगी। इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है। आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, डेफिशिएंट बट मोर एफिशिएंट के, कि इसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ सके, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है क्योंकि खुद ऑक्सीजन आरबीसी नहीं यूज करेगी, जिससे कि प्लाज्मा में जितनी ग्लूकोज होगी वो आरबीसी एक भी यूज नहीं करेगी और वो एफिशिएंटली टिश्यूज को भी ट्रांसपोर्ट होगी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिससे कि वो कहीं से भी जरा से स्पेस से मूव करके निकल जाती है कैपिलरीज में। आरबीसी का लास्ट टॉपिक एक बार और देख लेते हैं जो दिया गया है। जो आपके न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उसमें थोड़ी सी एडल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा आरबीसीज होती हैं। भाई ज्यादा आरबीसी, उनमें ग्रोथ चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा एनर्जी की डिमांड है, इसलिए ज्यादा आरबीसीज होती हैं। अराउंड 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, फिर 1 मिलीमीटर का क्यूब बनाओ। इस क्यूब में जितना ब्लड आएगा, इस क्यूब में, एक सेकेंड, इस क्यूब में जितना ब्लड आएगा उस ब्लड में प्लाज्मा भी होगा, डब्ल्यूबीसीज भी होंगी, प्लेटलेट्स भी होंगे एंड आरबीसी भी होंगी। तो इतने ब्लड में आपका कितनी आरबीसीज हैं? 6 से 7 मिलियन आरबीसीज हैं एक बेबी में, न्यूबॉर्न इन्फेंट में। सोते टाइम आपकी 5% आरबीसी कम हो जाती है, 5% आरबीसी आपके सोते टाइम कम हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी, जब आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, एनर्जी डिमांड ज्यादा होगी, एनर्जी डिमांड ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए, है ना। ऑक्सीजन से के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी बनाने के लिए। तो जब आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे होगे तब आपका आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे भाई बेबी को भी चाहिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, तो कौन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा? आरबीसी करेगी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। और इमोशनली अपसेट्स, जब दुखी होते हैं तब भी बढ़ जाता है, भाई एनर्जी तब भी चाहिए होती है, अपसेट है तो काम करना, ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए आरबीसी इन तीनों कंडीशन में आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। दूसरा, जो पीपल आपके हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं 42 मीटर या उससे अबव, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। भाई हिली एरियाज में जैसे जैसे आप ऊपर साइड से आओ, स्पेस साइड से आओ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करो, तो डेप्थ के साथ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। तो ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक है प्लेन वाले पीपल में, ठीक है, प्लेन वाले एरियाज में। लेकिन अगर आप पहाड़ी वाले इलाके पे आओगे, एल्टीट्यूड बढ़ गया, हाइट पे चले गए, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से तो एयर अंदर जा रही है। अब जितनी गई है वो क्या पूरी की पूरी ऑक्सीजन जो गई है वो बाइंड हो जाए एयर में जो प्रेजेंट है, इसलिए उस पे क्या होता है, उन लोगों में जो होता है वो आरबीसी नियरली 30% ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अस, प्लेन वाले पीपल से, जो आपका नॉर्मल प्लेन्स में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हाइट पे रह रहे होंगे तो हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो जैसे ही आपने जितनी एयर इनहेल करी तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, जितनी उस एयर में है तो आपका 30% उनमें आरबीसी काउंट ज्यादा होता है हम लोगों के कंपैरिजन में। अगर आरबीसी का नंबर एबनॉर्मली बढ़ जाए, किसी भी सेल का, अगर कोई भी सेल है और बढ़ता क्यों है? क्योंकि वो डिवाइड करेगी, अगर लगातार डिवाइड कर रही है अनकंट्रोल्ड, इसका मतलब वो कंडीशन कौन सी होती है? कैंसर। कैंसर कुछ नहीं है, बस सेल क्या होती है, पागलों की तरह डिवाइड करने लगती है। अब जब डिवाइड करेगी, बनी डिवाइड हुई, बनी डिवाइड हुई, बनी डिवाइड हुई, काम कब करेगी? नहीं करेगी, और ऊपर से न्यूट्रिशन और ले लेगी, तो वो कैंसरस कंडीशन होती है, वही उसी को कैंसर के बोलते हैं। तो जब आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो उस डिजीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस कैंसर को बोल रहे हैं पॉलिस्थीमिया, पॉलिस्थीमिया, ठीक है। आरबीसी, अब जब बहुत ज्यादा आरबीसी आ गई ब्लड में तो ब्लड कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा ना, फ्लो करने में दिक्कत होगी। सेल ज्यादा हो गई है, पहले से ही वैसे ही भी ज्यादा तो है ही नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन और ज्यादा हो गई है। इतनी सारी सेल्स, मिलियंस में सेल्स अगर एक बार भी डिवाइड हो गए ना, जस्ट डबल अमाउंट हो जाता है। आप सोच के देखिए, अगर 6 मिलियन है, 6 मिलियन सेल्स डिवाइड हो गई, 2 सेल में कितनी हो गई? 12 मिलियन हो गई। अब वो 12 मिलियन डिवाइड होंगी 24 मिलियन, तो एकदम से बढ़ने लगेंगे। वो तो डिवाइड हो रही, काम तो कर ही नहीं रही, ब्लड कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा, उसको फ्लो करने में, वेसल से ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा होगा, उसमें दिक्कत आएगी, ठीक। तो ये आपकी कैंसरस कंडीशन है। दूसरा क्या है? एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाए, अगर डिक्रीज हो जाएगा आरबीसी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपिनिया। सेल्स को, हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी प्रॉपर अमाउंट में। हमारे यह पूरा आरबीसी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डब्ल्यूबीसी को स्टडी करेंगे।